साथियों, आज संपूर्ण कविता जगत के लिए बेहद हर्ष का दिन है। आज कवि ज्ञानेंद्र पति को 5वां नागार्जुन स्मृति सम्मान मिल रहा है। जनकवि नागार्जुन स्मारक निधि द्वारा संचालित जनकवि नागार्जुन स्मृति सम्मान निर्णायक समिति ने आभासी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। इस वर्ष का जनकवि नागार्जुन स्मृति सम्मान हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री ज्ञानेंद्र पति को दिया जा रहा है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि हम उसी श्रृंखला के नागार्जुन, निराला और लगातार जो श्रृंखला चली आ रही है, जन से जोड़ने की कविता को मुहिम जो चली आ रही है, आज हम उस श्रृंखला की एक अगली कड़ी का सम्मान करने जा रहे हैं। और ये संपूर्ण साहित्यिक जगत और समाज, सहृदय समाज के लिए बेहद त्योहार जैसा दिन है, बहुत हर्ष और उत्साह का दिन है। और मैं ज्ञानेंद्र पति की 5 कविताएं अपनी पसंद का आपसे साझा करना चाहूँगी। उनके प्रमुख कृतियों में आँख हाथ बनते हुए 1970 में आई थी, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना है 1981 में, गंगा तट 2000 में, संशयात्मा 2004 में और भिनसार 2006 में। पढ़ते गढ़ते ये कथेतर गद्य है और कवि ने कहा ये कविता संचयन, इस पर इन्हें सम्मान भी मिल चुका है। 2006 में संशयात्मा शीर्षक कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें पहल सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, शमशेर सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से विभूषित किया गया है। ज्ञानेंद्र पति हिंदी के एक विलक्षण कवि हैं। उनका व्यक्तित्व भी विलक्षण है। उनकी जड़ें जितना लोक की माटी में गहरी धसी हुई हैं, उतना ही जन मन का कवि यह उनकी मन के तहु में पैठ बना चुका है। ज्ञानेंद्र पति अपनी काव्य भाषा के लिए माने जाते हैं। अपने तमाम समकालीनों से बिल्कुल अलग अपनी पहचान रखते हैं। उनके लिए न तत्सम अछूत है और न देशज। शब्दों के निर्माण का साहस तो बस देखते बनता है। नए मुहावरे गढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र पति की कविता एक और तो छोटी से छोटी सच्चाई को, हल्की से हल्की अनुभूति को सहेजती है, बड़े जतन से, जैसे वो कविता को गढ़ रहे होते हैं। और उनकी दूसरी ओर वो प्रशासन को, सत्ता को, उसकी कुटिल चालों को या इतिहास के झूठे वायदों को, कुचक्रों को बहुत निर्भीकता से, बड़े साहस से उखाड़ते हैं। चाहे वह सत्ता किसी भी तरह की हो, सत्ता सामाजिक होती है, धार्मिक होती है, राजनीतिक होती है, वह सब के मुकाबले है। मित्रों, आज मैं जो कविताएं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, वो कविताएं ही कवि का परिचय हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज आपको उतना ही आनंद आएगा जितना ज्ञानेंद्र पति को जानने और पढ़ने में मुझे आनंद आया, विशेष आनंद आया। साथियों, मेरी पसंद की पहली कविता है चेतना पारिक। चेतना पारिक कैसी हो? मेरे लिए लगभग ये चुनौती की तरह है, क्योंकि इस कविता को जब मैंने खोजा तो करीब 200 वीडियोस मुझे मिल गए, जो अलग अलग ढंग से अपने अपने क्षेत्र में माहिर लोग, चाहे वो ड्रामेटिक्स से हों, चाहे वो सिनेमा से हों, एक्टिंग, अभिनय जगत से हों, लगभग बहुतों ने इस कविता का पाठ किया है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस कविता में मैं कैसे खरी उतरूंगी पाठ में। कवि का मिजाज, कवि का मूड और उसका अंतर मन इस कविता में बार बार झलकता है, और बार बार लगता है कि ज्ञानेंद्र पति खुद सामने आकर खड़े हो गए हैं और गवाह बन रहे हैं, उस कविता की पठन पाठन के साक्षी बन रहे हैं। तो चूँकि ये उनकी ज्ञानेंद्र पति जी की सिग्नेचर कविता है,
तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कविता के साथ पूरी ईमानदारी निभाने की। मेरी पहले कविता है, चेतना पारे कैसी हो, पहले जैसी हो, कुछ कुछ खुश, कुछ कुछ उदास, कभी देखती तारे, कभी देखती घास। चेतना पारे कैसी दिखती हो, अब भी कविता लिखती हो। तुम्हें मेरी याद तो न होगी, लेकिन मुझे तुम नहीं भूली हो। चलती ट्राम में फिर आंखों के आगे झूली हो। तुम्हारे कद काठी की एक नन्ही सी नेक सामने आ खड़ी है, तुम्हारी याद उमड़ी है। चेतना पारे कैसी हो, पहले जैसी हो। आंखों में अब भी उतरती है किताब की आग, नाटक में अब भी लेती हो भाग। छूटे नहीं है लाइब्रेरी के चक्कर। चेतना पारे कैसी हो, पहले जैसी हो। आंखों में अब भी उतरती है किताब की आग, नाटक में अब भी लेती हो भाग। छूटे नहीं लाइब्रेरी के चक्कर। मुझसे घुमंतु कवि से होती है टक्कर। अब भी गाती होगी, बनाती हो चित्र। अब भी तुम्हारे हैं बहुत बहुत मित्र। अब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो। अब भी जिससे करती हो प्रेम, उसे दाढ़ी बढ़वाती हो। अब भी जिससे करती हो प्रेम, उसे दाढ़ी रखाती हो। चेतना पारे अब भी तुम नन्ही सी गेंद सी उल्लास से भरी हो, उतनी ही हरी हो। उतना ही शोर है शहर में, वैसा ही ट्रैफिक जाम है। भीड़ भाड़ धक्का मुक्का ठेल पेल ताम झाम है। ट्यूब रेल बन रही है, चल रही ट्राम है। विकल है कलकत्ता, दौड़ता अनवरत अविराम है। इस महावन में फिर भी एक गौरैये की जगह खाली है। इस महावन में फिर भी एक गौरैये की जगह खाली है। एक छोटी चिड़िया से नन्ही पत्ती से सोनी डाली है। महानगर के महाअट्टहास में एक हंसी कम है। महानगर के महाअट्टहास में एक हंसी कम है। तुम्हारे दो तलवे जितनी जगह लेते हैं, उतनी जगह खाली है। विराट धक धक में एक धड़कन कम है। कोरस में एक कंठ कम है। तुम्हारे दो तलवे जितनी जगह लेते हैं, उतनी जगह खाली है। वहां उगी है घास, वहां चुई है ओस, वहां किसी ने निगाह तक नहीं डाली है। तुम्हारे दो तलवे जितनी जगह लेते हैं, उतनी जगह खाली है। फिर आया हूं इस नगर में, फिर आया हूं इस नगर में। चश्मा पोंछ पोंछ कर देखता हूं आदमियों को, किताबों को निरखता लेखता हूं। रंग बिरंगी बस ट्राम, रंग बिरंगे लोग, रोग शोक हंसी खुशी योग और वियोग। देखता हूं अब के शहर में भीड़ दूनी है। देखता हूं अब के शहर में भीड़ दूनी है। देखता हूं तुम्हारे आकार के बराबर जगह सूनी है। तुम्हारे आकार के बराबर जगह सूनी है। चेतना पारे कहाँ हो, कैसी हो। बोलो बोलो, पहले जैसी हो। चेतना पारे कहाँ हो, कैसी हो। बोलो बोलो, पहले जैसी हो। मुझे लगता है हर रचनाकार के मन में कई खाने होते हैं।
जैसे कि हर संबंध का एक अपना जोन होता है। हम बड़े आवर्त में, तो उससे बड़े आवर्त में, और हमारा एक छोटा आवर्त भी हमारे मन में कहीं किसी कोने में होता है। वो हमसे जिद करता है, हमसे लिखवाता है। साथियों, ये चेतना पारिक जैसी ताकतें जब तक मुकम्मल रहेंगी, रचनाकार वो स्त्री हो या पुरुष, वो जिद, वो हठ और वो प्रेरणा लिखने की, बेचैन रहने की, वो बेचैनी का सबब बना रहेगा। मेरा यकीन है जहां भी हैं चेतना पारिक अच्छी हो, पर वो हमारी बेचैनियों को जगाती रहे, हमारी तड़प को, हमारी प्यास को बढ़ाती रहे। आमीन। दूसरी कविता मेरे प्रिय कवि ज्ञानेंद्रपति की। बाजार से माचिसें गायब हैं, बाजार से माचिसें गायब हैं, 10 दुकान ढूंढे नहीं मिल रही है माचिस। बड़ी आसानी से पाई जाती थी जो हर कहीं, परचून की पसरी दुकानों पर ही नहीं, पान के खड़े पगुराते खोखों पर भी नहीं। राह चलते बाह पलते मिल जाने वाली माचिस, मुस्तैद एक मुंह लगी बीड़ी सुलगाने को एहतियात से। क्या हमने सारी माचिसें खपा डाली? क्या हमने सारी माचिसें खपा डाली, जला डाली, बुझा डाली? क्या हमने सारी माचिसें खपा डाली, जला डाली, बुझा डाली? गुजरात में पिछले दिनों आदमियों को जिंदा जलाने में, आदमियत का मुर्दा जलाने में। जब माचिस मिलने भी लगेगी फरात, जल्द ही अगरबत्तियां जलाते। जब माचिस मिलने भी लगेगी फरात, जल्द ही अगरबत्तियां जलाते। क्या हमारी तीलियों की लौ कांपेगी नहीं, ताप से अधिक पश्चाताप से, ताप से अधिक पश्चाताप से। बहुत ही गंभीर कविता, आकार में बहुत छोटी, पर ये कविता उस क्रूर हिंसक सत्य को हमारे सामने जैसे उघाड़ कर रख देती है। मानवता और मानवीयता दोनों के लिए ये दमघोटू माहौल, और वो आग, वो आँच जो कभी हमारा गर्व गुरूर हुआ करती थी, वो आग और आज हमारी क्रूरता, हमारी कुटिलता का पहचान बन रही है। साथियों, मेरी पसंद की तीसरी कविता, ये कविता मुझे बहुत पसंद है। इसके कारण हैं, पहले कविता का पाठ करूंगी। चोर का गमछा छूट गया। गमछे की गंध है कविता का नाम। चोर का गमछा छूट गया, जहां से बक्सा उठाया था उसने, वहीं एक चौकोर शून्य के पास गेंडुरियाया सा पड़ा चोर का गमछा, जो उसके मुंह ढकने का आता काम। कि असूर्यम पश्या बधुएं जब उचित ही गुम हो गई है इतिहास में। चोरों ने बमुश्किल बचा रखी है मर्यादा, अपनी ताड़ती निगाह नीचे किए, अपनी ताड़ती निगाह नीचे किए, देखते आंखों को मैलाने वाले उस गर्द खोरे अंगोछे में गंध है उसके जिस्म की। उस गर्द खोरे अंगोछे में गंध है उसके जिस्म की, जिसे सूंघ पुलिस के सूंघनिया कुत्ते शायद उसे ढूंढ निकालें दसियों की भीड़ में। हमें तो उसमें बस एक कामगार के पसीने की गंध मिलती है। हमें तो उसमें एक कामगार के पसीने की गंध मिलती है, खटमिठी। हम तो उसे सूंघ केवल एक भूख को, बेसंभाल भूख को ढूंढ निकाल सकते हैं दसियों की भीड़ में। हमें तो उसमें बस एक कामगार के पसीने की गंध मिलती है, खटमिठी। हम तो उसे सूंघ केवल एक भूख को, बेसंभाल भूख को ढूंढ निकाल सकते हैं दसियों की भीड़।
कवि बड़ा यूं ही नहीं होता, उसकी रचना उसे बड़ा करती है। वो वितान, वो कनात सी छा जाती है सब तरफ हमारे इर्द गिर्द, और ये कविता दूर तक और देर तक हमारा साथ निभाती है। मेरी पसंद की अगली कविता है हिंदी के लेखक के घर। न हो नगदी कुछ खास, न हो बैंक बैलेंस भरोसेमंद, हिंदी के लेखक के घर, लेकिन साल दुसालों का जमा हो ही जाता है जखीरा। सूखा सूखी सम्मानित होने के अवसर आते ही रहते हैं, और कुछ नहीं तो हिंदी दिवस के सालाना मौके पर ही पुष्प गुच्छ को आगे किए जाते ही रहते हैं दुशाले। महत्व कातर महामहिम अंगुलियों से उड़ाए जाते सशब्द, धीरे धीरे कपड़ों की अलमारी में उठ आती है टेकरी दुशालों की हिंदी के लेखक के घर। शिशिर की जड़ाती रात में जब लोगों को कंटोप पहनाती घूमती है शीतलहर, शिशिर की जड़ाती रात में जब लोगों को कंटोप पहनाती घूमती है शीतलहर, शहर की सड़कों पर शून्य के आसपास गिर चुका होता है तापमान, मानवीयता के साथ मौसम का भी। गौर कीजिएगा, शून्य के आसपास गिर चुका होता है तापमान, मानवीयता के साथ मौसम का भी। हाशिए की किकुड़ियाई अधनंगी जिंदगी के सामने से निकलता हुआ लौटता है लेखक सही साबित। हाशिए की किकुड़ियाई अधनंगी जिंदगी के सामने से निकलता हुआ लौटता है लेखक सही साबित, और कंधों पर से नरम गर्म दुशाले को उतार एहतियात से चपत दुशालों की स्टेकरी पर लेटाते हुए खुद को ही कहता है मन ही मन हिंदी का लेखक कि वह अधपागल निराला नहीं है बीते जमाने का। खुद को ही कहता है मन ही मन हिंदी का लेखक कि वह अधपागल निराला नहीं है बीते जमाने का, कि उसकी ताईद में बज उठती है सेलफोन की घंटी, उसकी छाती पर गुरूर और ग्लानि के मिले जुले अजीबो गरीब एक लम्हे की दलदल से उसे उबारती हुई, कि उसके ताईद में बज उठती है सेलफोन की घंटी, उसकी छाती पर गरूर और ग्लानि के मिले जुले अजीबो गरीब एक लम्हे की दलदल से उसे उबारती हुई। हिंदी का लेखक, आप ही देखें कि क्या स्थिति और क्या दशा दिशा, क्या स्थान रह गया है भाषा का, भाषा के विशेषज्ञों का, मातृभाषा का, जो अब मातृभाषा बनकर रह चुकी है हिंदी, और उसका लेखक अदना सा। उसकी पूरी स्थिति इस कविता में बयान होती है। अगली कविता, खेसाड़ी दाल की तरह निंदित। हमारे यूपी बिहार के साथी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, खेसाड़ी का साग और दाल ये प्रायः संभ्रांत लोगों के खाने के काम नहीं आता। विशिष्ट लोग जो हैं वो नहीं खाते, लेकिन जो लंबा बड़ा तबका है, जो अभावग्रस्त है, जो कमजोर तबका है, खिचड़ी की दाल पर आश्रित रहता है। और उसका साग, मैंने उसका स्वाद चखा है और मैं अभी भी अपने आप को विशिष्ट नहीं मानती, पर यहाँ आप ये देखिएगा कि कितने अच्छे उपमान दे रहे हैं, कितने अच्छे सिंबॉलिक शब्दों से ज्ञानेंद्र पति आपको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। खिचड़ी की दाल से अमेरिका तक पहुँचा देंगे आपको। इस कविता की यात्रा पूरी मेरे साथ कीजिए और आप जानेंगे। कविता का पाठ करती हूँ। खिचड़ी दाल की तरह निंदित, खिचड़ी दाल की तरह निंदित, उखाड़ कर फेंक दिया जाऊंगा भारतीय कविता के क्षेत्र से। उस जगह लाल गाल वाले टमाटर बोए जाएंगे, उस जगह लाल गाल वाले टमाटर बोए जाएंगे। टमाटर ही टमाटर जैव प्रयोगशालाओं में परिवर्तित
अंतः रचना वाले, स्वस्थ सुंदर दीर्घायु, गुदाज होगी उनकी देह, अनित्य होगा उनका रस, बोतलों में सरलता से बंद होकर शुद्ध हृदयों को रसिक बनाएंगे, शुष्क हृदयों को रसिक बनाएंगे, रसिकों को ललचाएंगे, रसज्ञों को भाएंगे। शुष्क हृदयों को रसिक बनाएंगे, रसिकों को ललचाएंगे और रसज्ञों को भाएंगे वे टमाटर। इनके खेत और इनके घर भरेंगे, उनके गुण गाते न थकेंगे गुणीजन, उनकी अनुशंसा होगी, प्रशंसा होगी। वे योगानुकूल माने जाएंगे निर्विवाद, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत। संस्कृत विभाग में गुपचुप खुला है प्रकोष्ठ। कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण प्रभाग के साझे में, क्योंकि अब लक्ष्य है निर्यात और अभीष्ट है विदेशी पूंजी, क्योंकि अब लक्ष्य है निर्यात और अभीष्ट है विदेशी पूंजी निवेश, और यह है निश्चित कि देसी और दुब्बर खिसाड़ी दाल की तरह निंदित उखाड़कर फेंक दिया जाऊंगा भारतीय कविता के क्षेत्र से, क्योंकि अब इतिहास की गति के भरोसे न बैठ, इतिहास की मति बदलने की तकनीक है उनकी मुट्ठी में। बेहतरीन पंक्तियां हैं, बेहिसाब बहुत ही सार्थक पंक्तियां हैं ये, कविता को कुंजी की तरह खोलती हुई। इतिहास की गति के, क्योंकि अब इतिहास की गति के भरोसे न बैठ, इतिहास की मति बदलने की तकनीक है उनकी मुट्ठी में। खो जाऊंगा जिस तरह खो गई है बटलोई में दाल चूरने की सुगंध अधिकतर घरों में। खो जाऊंगा जिस तरह खो गई है बटलोई में दाल चूरने की सुगंध अधिकतर घरों में, और अखबारों को खबर नहीं, अखबारों के पृष्ठ पर विज्ञापनों से बची जगह में वर्ल्ड बैंक के आधिकारिक प्रवक्ता का बयान होगा, खुशी और धमकी के ताने बाने वाला बयान, जिसका मसौदा किसी अर्थशास्त्री ने नहीं, किसी भाषा शास्त्री ने नहीं, बल्कि सामरिक जासूसों की स्पेशल टीम ने, टास्क फोर्स ने तैयार किया होगा। वाह, बहुत खूब। आप देख रहे हैं खिसाड़ी की दाल से कविता चली है और कहां पहुंच रही है, आपको सहयात्री किए हुए आप इसे देखें। फिर से, अखबारों के पृष्ठ पर विज्ञापनों से बची जगह में वर्ल्ड बैंक के आधिकारिक प्रवक्ता का बयान होगा, खुशी और धमकी के ताने बाने वाला बयान, जिसका मसौदा किसी अर्थशास्त्री ने नहीं, किसी भाषा शास्त्री ने नहीं, बल्कि सामरिक जासूसों की स्पेशल टीम ने, टास्क फोर्स ने तैयार किया होगा। ढांपने, तोपने, कैमोफ्लेज में माहिर, ढकने, तोपने, कैमोफ्लेज में माहिर पेंटागन और CIA के चुनिंदा युद्ध कला विशारद अफसरों के टास्क फोर्स जो तैयार किया गया होगा, ढकने, तोपने, कैमोफ्लेज में माहिर पेंटागन और CIA के चुनिंदा युद्ध कला विशारद अफसरों के एक संयुक्त गुप्त दल, जिसका मसौदा किसी अर्थशास्त्री ने नहीं, किसी भाषा शास्त्री ने नहीं, बल्कि सामरिक जासूसों की स्पेशल टीम ने, टास्क फोर्स ने तैयार किया होगा, ढकने, तोपने, कैमोफ्लेज में माहिर पेंटागन और CIA के चुनिंदा युद्ध कला विशारद अफसरों के एक संयुक्त गुप्त दल। ज्ञानेंद्र को हम जो ही जनकवि नहीं कह रहे, ये विवेक की भाषा है, ये तर्क की भाषा है, ये ज्ञानियों की नहीं, ये अनपढ़ गंवार की भाषा है, पर अज्ञानी नहीं। अनुभव समृद्ध करता है, स्मृतियां समृद्ध करती हैं और संवेदन समृद्ध करता है। ज्ञानेंद्र के पास ये तीनों है, अनुभव, स्मृतियां और संवेदन। इन तीनों को खुला मिलाकर कवि जो परोस रहा है आपकी थाल में,
बेशकीमती है। वो जन के मन की थाह लेता है, जन के मन में उतरता है और उसकी अभाव में भाव भर देता है। आज आप सबके साथ मैं ज्ञानेंद्रपति को नागार्जुन सम्मान के लिए बहुत 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 बधाई देती हूँ, अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं भेजती हूँ। और आप सब आज इस जन कवि को पूरे उत्साह और पूरे एक उत्सव धर्मी होकर आज ये दिवस मनाएं। आपको बिग सैल्यूट कवि, बहुत बहुत शुक्रिया।